हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बीए पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो जिसकी बुक का नाम है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, आज हम जानेंगे कि पेपर के अंदर हमें जब कोई प्रश्न मिलता है तो उसके आंसर में किस तरीके से हम अपने आंसर को अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या पैटर्न होना चाहिए वो जानेंगे। तो जिसमें आज का प्रश्न है, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद पर प्लेटो के विचारों की विवेचना कीजिए। तो आज जानेंगे कि प्लेटो ने क्या क्या अपने विचार दिए हैं साम्यवाद के ऊपर। ठीक है, तो हम अपने प्रश्नों के उत्तर की करते हैं शुरुआत। तो उत्तर है, प्लेटो ने अपने सिद्धांत ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य और समाज के निर्माण पर विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद की अवधारणा पर चर्चा की है। यह विचार प्लेटो की दर्शन शास्त्रीय समाजवाद की अवधारणा का हिस्सा है, जो राज्यों के संकलन और समाज के संगठन में समानता और सामूहिक वकालत करता है। तो प्लेटो ने आदर्श समाज के ऊपर अपने विचार दिए हैं जिस दर्शन शास्त्रीय समाजवाद में। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या क्या विचार हैं उनके। तो जिसमें पहला पॉइंट है साम्यवाद का आधार। ठीक है, प्लेटो के अनुसार समाज में सभी प्रकार के व्यक्तिगत संपत्ति और निजी संबंध संघर्ष, लालच और असमानता का कारण बनते हैं। उनका मानना था कि यदि संपत्ति और पारिवारिक संबंधों को सामूहिक बना दिया जाए तो समाज अधिक समतावादी और न्यायपूर्ण हो जाएगा। मतलब अगर समाज में सभी लोग मिलजुल के रहेंगे तो सबको न्यायपूर्ण और समतावादी एक समाज मिलेगा। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट, पत्नियों का साम्यवाद। प्लेटो ने यह विचार दिया कि अभिजात्य वर्ग के बीच पत्नियों और बच्चों को निजी संपत्ति की तरह नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित किया कि पत्नियों और बच्चों को सामूहिक रूप से साझा किया जाए ताकि निजी स्वार्थ और पारिवारिक पक्षपात खत्म हो जाए। उनके अनुसार यह व्यवस्था समाज में एकता और सामूहिक भलाई को बढ़ावा देगा। तो प्लेटो का मानना था जो एक परिवार में पत्नी या बच्चे रहते हैं वो एक निजी संपत्ति नहीं, वो समाज के साथ रहे, सामूहिक रूप से साझा करे। ठीक है, तो जिससे समाज में एक सामूहिक एकता बढ़ेगी। ठीक है, और सभी लोग सभी का भला करेंगे, उनका मानना ये था। ठीक है, अब देखते हैं अब इसका लक्ष्य क्या था। प्लेटो ने परिवार जैसे निजी संस्था को खत्म करने का सुझाव दिया ताकि राज्य प्राथमिक संस्था बने, जिससे व्यक्ति का ध्यान व्यक्तिगत संबंधों से हटकर राज्य और समाज के कल्याण पर केंद्रित हो सके। तो उनका मानना था कि परिवार ना हो। ठीक है, परिवार को हम प्राथमिकता ना दे, समाज को प्राथमिकता दे, उनके बारे में सोचे, सभी को ऊपर उठाएं, सभी का कल्याण हो, किसी एक का कल्याण ना करके वो सभी का कल्याण के बारे में सोचते थे। ठीक है, उनका मानना ये था। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो का यह मानना था कि संपत्ति का निजी स्वामित्व समाज में असमानता का संघर्ष का कारण बनता है। उन्होंने यह प्रस्ताव दिया कि संपत्ति का स्वामित्व व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक हो। यह संपत्ति की समान वितरण की नीति पर आधारित था ताकि सभी व्यक्ति को
विशेष अधिकार ना मिले और सभी को समान अवसर मिले। उनका ये भी था कि एक व्यक्ति के पास ज़्यादा संपत्ति ना हो तो इससे समाज में असमानता ही आ सकती है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास संपत्ति है वो समाज में सभी को समान रूप से मिल सके, ताकि सभी व्यक्ति को क्षमता मिल सके, मतलब सभी व्यक्ति हर वो काम कर सके जो वो करना चाहता है, कोई ऊंचा ना हो कोई नीचा ना हो संपत्ति के अधिकार में। ठीक है, तो अब सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है ये भी जान लेते हैं। संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद से प्लेटो का उद्देश्य यह था कि समाज में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए लालच या भ्रष्टाचार में ना पड़े, इससे एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सके। अगर सभी के पास समान सब कुछ होगा तो ना समाज में लालच आएगी ना भ्रष्टाचार आएगा। ठीक है, इससे आदर्श समाज की स्थापना हो सकेगी। अब जानते हैं चौथा पॉइंट, प्लेटो का आदर्श राज्य और अभिजात वर्ग। प्लेटो ने 3 वर्गों का वर्णन किया है, जिसमें पहला है शासक, दूसरा है सहायक और तीसरा है उत्पादक वर्ग। ठीक है, अब देखते हैं इनका क्या कहना है। पत्नियों और संपत्ति का साम्यवाद केवल शासक वर्ग और सहायक वर्ग के लिए ही लागू होता है। उत्पादक वर्ग, किसान का कारीगर के लिए यह अनिवार्य नहीं है। मतलब जो भी ये नियम कानून है ये शासक वर्ग और सहायक वर्ग पे, किसान और कारीगर पे लागू नहीं होगा। ठीक है, इनका मानना ये था, जिसका कारण पूछा गया इनसे तो इन्होंने तर्क दिया कि प्लेटो ने तर्क दिया कि शासक वर्ग और सहायक वर्ग को व्यक्तिगत लाभ से मुक्त होना चाहिए ताकि वे निष्पक्ष होकर राज्य की सेवा कर सके। तो इन्होंने तर्क दिया कि जो भी शासक वर्ग है, सहायक वर्ग है, उनका काम है कि वो लोगों की सहायता करे, अपने राज्यों की सहायता करे, उनके बारे में सोचें, उनके कल्याण के बारे में सोचें। ठीक है, किसान वर्ग और कारीगर ये नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, इसलिए ये काम किसको दिया गया, सहायक वर्ग या शासक वर्ग को। ठीक है, फिर ये असल ज़िंदगी में तो ऐसा हुआ नहीं है और ना अभी तक हुआ है और ना शायद मुझे लगता है कि होगा, इसलिए इनकी आलोचना भी की जाती है। अब आलोचना ही देख लेते हैं, जो है 5वां पॉइंट। प्लेटो की इस अवधारणा को लेकर समय समय पर आलोचना भी हुई है, जिसमें पहला है व्यवहारिकता का अभाव। यह विचार आदर्शवादी था लेकिन व्यवहारिक रूप से लागू करना मुश्किल था, तो ये लागू तो हुआ नहीं। फिर दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। पत्नियों और संपत्ति को सामूहिक बनाने का विचार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता के खिलाफ है कि पत्नियों को और संपत्ति को कैसे हम सामूहिक बना दें, ये भी स्वतंत्रता के खिलाफ है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है मानवीय भावना की अपेक्षा। प्लेटो ने मानव संबंधों का भावना, प्रेम और स्नेह को दरकिनार कर दिया, उन्होंने इन सबको पीछे छोड़ दिया एक तरह से। फिर चौथा पॉइंट है महिलाओं की स्थिति। सामूहिक पत्नियों की अवधारणा ने महिलाओं की गरिमा और अधिकार को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, है ना। 5वां पॉइंट है आधुनिक संदर्भ में प्लेटो ने यह अवधारणा आज के सामाजिक में अप्रासंगिक मानी जाती है क्योंकि यह व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के विपरीत है। हालांकि उनके विचार एक आदर्श राज्य के दर्शन की नींव रखते हैं। यह समानता और न्याय को प्राथमिकता दी जाती है। इससे महिलाओं के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि भाई किसी की पत्नी एक सामूहिक रूप बन जाए, तो ये आज के समाज में नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए इनके विचारों को अप्रासंगिक माना गया है आधुनिक समाज में। ठीक है,
अब जानते हैं निष्कर्ष। प्लेटो का पत्नियों और संपत्ति का साम्यवाद उनके आदर्श, समाज और राज्य की कल्पना का हिस्सा है। उनका उद्देश्य समाज में समानता और एकता स्थापित करना है। हालांकि यह विचार व्यवहारिक रूप से अव्यवहारिक है और कई आलोचनाओं का सामना करता है, लेकिन यह हमें आज और राज्यों के संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। भले ही ये आज के समाज में लागू नहीं है या लागू नहीं हो सकता, पर उनका कहना ये है कि सभी को, हमारे समाज में सभी को अधिकार मिल सके, ठीक है, समाज में एकता आ सके और जो शासक है, जो हम पे शासन कर रहा है, वो समाज के हित में सोचे और समाज को कल्याण करे, ठीक है, ना कि वो शासक वर्ग ही अमीर बनता जा रहा है, अपने भला करता जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने एक विचार तो पेश किया कि समाज में जो शासक वर्ग है उसको, जो जनता है या समाज है, उसका कल्याण करने पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है हमारा आंसर कंप्लीट। सो थैंक यू।